इस वीडियो में मैं आपको पीठ दर्द ठीक करने की विज्ञान आधारित 7 चरण प्रक्रिया बताऊंगा। विधि जो आप सीखने वाले हैं वह मैंने व्यक्तिगत रूप से खुद प्रमुख रीढ़ विशेषज्ञ डॉ से पूरी तरह से सीखी है, स्टुअर्ट मैकगिल। सही अभ्यासों से पहले हमें यह समझना होगा कि आप यहाँ कैसे पहुंचे। आपकी रीढ़ का जैविक और स्थापत्य रूप से आपके शरीर के किसी भी अन्य जोड़ से अंतर है और इसलिए यह अन्य नियमों के तहत कार्य करती है। उदाहरण के लिए, आपके कूल्हे और कंधे बॉल और सॉकेट जोड़ होते हैं जो बहुत सी गतिविधि और शक्ति के लिए डिजाइन किए गए हैं। आपकी रीढ़ बॉल और सॉकेट से नहीं बनी होती, बल्कि 33 हड्डियों से जो एक दूसरे के ऊपर टिकी हैं और बीच में डिस्क से जुड़ी हैं। डिस्क का बाहरी हिस्सा एन्युलस कहलाता है, जो कई तंतु रिंग्स से बना होता है, प्याज की परतों जैसा और मजबूत कपड़े जैसा काम करता है। एन्युलस के अंदर एक जेल जैसी न्यूक्लियस होती है जो आपके चलने और कार्य करने पर उच्च दबाव पर रहती है। आपके डिस्क रीढ़ को लचीली छड़ की तरह काम करने देते हैं, जिससे हमें जूते बांधने के लिए झुकने, गोल्फ क्लब घुमाने के लिए मुड़ने और नई डांस क्रेज करने की क्षमता मिलती है। वे भार उठाते समय भी सदमे अवशोषक की तरह काम करते हैं। हमारी रीढ़ अपनी प्राकृतिक वक्रता मानते हुए और अच्छे आसन में भार उठाते समय सबसे मजबूत होती है, जिसे न्यूट्रल कहते हैं। अनुसंधान लगातार दिखाता है कि तटस्थ रीढ़ के ढांचे पर भार समान रूप से फैलाता है, जिससे किसी हिस्से पर अत्यधिक तनाव से बचा जाता है। जब हम अपनी लचीली रीढ़ को मोड़ने से बचाना चाहते हैं, तो रीढ़ के चारों ओर की मांसपेशियां तार प्रणाली की तरह काम करती हैं, ताकि कठोरता और स्थिरता बनी रहे। खूबसूरत एब्स दर्पण में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन कोर मांसपेशियों का मुख्य कार्य रीढ़ की अधिक गति को नियंत्रित और रोकना है। यह एक उदाहरण है। वह अपने कूल्हों से उठा रहा है और उसकी पीठ तटस्थ स्थिति में ही बनी हुई है। यह कूल्हे केंद्रित चाल, जिसे हिंग कहते हैं, चोट के खतरे को कम करता है। हालांकि अगर उसने उठाते समय पीठ को मोड़ा तो रीढ़ की डिस्क मुड़ी है, जिससे नाभिक पर ज्यादा तनाव पड़ता है। गलत उठाने की तकनीक को बार बार दोहराने पर संपीड़न भार और रीढ़ की गति सुधर सकती है। यह डिस्क पर शेयरिंग लोड उत्पन्न करता है, जो एन्युलस की रिंग जैसी परतों को ढीला कर देगा। इस प्रक्रिया को डिलैमिनेशन कहते हैं। उसी तरह जैसे आपकी शर्ट के रेशे लगातार खिंचाव देने से खुल जाते हैं और धीरे धीरे ढीले हो जाते हैं। यह एक मार्ग बनाता है जहां से दबाव भरा नाभिक अब धकेल सके और इसी तरह से अंततः एक डिस्क उभार बनता है। यह मेरे मरीजों में पीठ दर्द का एक प्रकार है जो मैं फिजिकल थेरेपी डॉक्टर के रूप में देखता हूं। और निश्चिंत रहें, इस वीडियो में दिखाए गए अभ्यास आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल अगर आप इस महत्वपूर्ण कदम को न छोड़ें। देखिए, सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग अपनी पीठ दर्द की रिकवरी में नाटकीय सुधार देखेंगे यदि वे समझें कि दिन में उनका हिलना डुलना ही उनके लक्षणों का कारण है। आज मैं आपको 5 टेस्ट और स्क्रीन दिखाऊंगा जो आपके लक्षणों को ट्रिगर करने वाली हरकतों को पहचानने में मदद करेंगे। मिलने वाले परिणामों के आधार पर मैं आपको दिन भर बिना दर्द के चलने के कुछ तरीके सुझाऊंगा। अगर आपकी पीड़ा तब बढ़ जाती है जब आप झुके हुए बैठते हैं और कुर्सी के नीचे से खींचते हैं, या झुकने की गतिविधियों और वस्तुओं को उठाने जैसे उठाने के साथ, या विशेष रूप से डेडलिफ्टिंग के दौरान, आपका दर्द फ्लेक्शन असहिष्णुता की श्रेणी में आता है, अक्सर डिस्क उभार या हर्निएशन के कारण। यदि यह आपको परिचित लगे तो बैठते समय पीठ के लिए पर्याप्त सहारा लें और झुकते वक्त सावधानी पूर्वक अपने कूल्हों से झुकें। शॉर्ट स्टॉप स्क्वाट से हिंगे करना सबसे आसान तरीका है। अपने हाथों को जांघों पर रखें और कूल्हों को पीछे की ओर धकेलते हुए धीरे धीरे हाथों को घुटनों तक ले जाएं। जांघ पर हाथ दबाने से कोर में आवश्यक कठोरता आती है, जो रीढ़ के अत्यधिक मुड़ने से बचाती है और यह कूल्हों से सहजता से आगे बढ़ने की पूरी अनुमति देता है। इसे अपने रोजमर्रा के कामों में, जैसे डिशवॉशर खाली करना, शामिल करें और देखेंगे कि आपका दर्द धीरे धीरे घटता है। अगर आपको जमीन से भारी वस्तु उठानी हो तो इस छोटे स्टॉप स्क्वाट का उपयोग करें और कूल्हों को नीचे गिरा दें। वस्तु पकड़ो, कोर को सख्त करो और सीधे खड़े हो जाओ। भारी वस्तु को वापस रखने के लिए भी यही करो। कूल्हों से मोड़ें और फिर स्क्वाट करें। अगर आप बहुत हल्की चीज उठा रहे हैं तो गोल्फर की तरह सोचें जो गेंद उठाता है। एक पैर पीछे करके आगे झुकें। आप घुटनों के बल भी बैठ सकते हैं। ये विकल्प आपके कूल्हों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं और रीढ़ की फ्लेक्शन को कम करने का कार्य करेंगे।
कुछ लोग फ्लेक्शन असहिष्णुता में पेट के बल लेटने से दर्द से आराम और राहत पाते हैं। अगर इस तरह लेटने से आपके लक्षण 3 मिनट में कम हो जाते हैं तो इसे दिन में कुछ बार करें जब भी राहत चाहिए। यदि पेट के बल लेटने, पीछे की ओर झुकने या पेल्विक झुकाव से दर्द होता है तो संभव है कि यह फेसेट संयुक्त जलन या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के कारण विस्तार असहिष्णुता हो। एक चोट जहां कशेरुका आगे खिसकती है। विस्तार असहिष्णुता जिम्नास्ट, क्रिकेट गेंदबाजों और उन लोगों में आम है जो जिम में पीठ को ज्यादा झुकाते हैं। इस स्थिति में पसलियों को नीचे रखते हुए एक स्थिर न्यूट्रल रीढ़ बनाए रखना सीखना आपको दर्द से बचाएगा। देखें, आप दौड़ना, कूदना या ओलंपिक लिफ्ट्स जैसी डायनेमिक लोडिंग पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अपने पंजों पर उठें और फिर एड़ियों पर तेजी से गिरें। आपको शरीर में एक झटका जैसी लहरान महसूस हो सकती है। ध्यान दें कि इससे कोई दर्द हुआ या नहीं। इस तरीके से एड़ी पर जल्दी गिरने से रीढ़ में संकुचन हो सकता है। लेकिन जब परीक्षण में दर्द होता है तो कभी कभी कशेरुका खिसकती है, जिससे डिस्क और एक तरफ के फेसेट जॉइंट्स पर असमान भार पड़ता है। अगर ऐसा है तो अपने कोर को इस तरह स्थिर करें। उंगलियों को पेट के किनारों में डालें और एब्स को सक्रिय करें ताकि वे उंगलियों को दूर धकेलें। फिर इस कसाव को बनाए रखते हुए पुनः परीक्षण करें। यदि आपका दर्द कम हो गया है तो आपने खुद को साबित कर दिया है कि बेहतर कोर स्थिरता आपकी रीढ़ की अस्थिरता को कम करने में मदद करेगी और आगे बढ़कर आपके लक्षणों को कम करेगी। अगर सहारे से दर्द बढ़ता है तो आप संभवतः डिस्क और कशेरुका हड्डियों के बीच की पतली परत, जिसे एंड प्लेट कहते हैं, की संपीड़क चोट से जूझ रहे हैं। हम यह पावर लिफ्टर्स के साथ देखते हैं जो सत्रों के बीच जरूरी आराम नहीं देते हैं ताकि सही अनुकूलन हो सके। अगर ऐसा है तो अपने शरीर को ठीक होने का मौका देने के लिए लिफ्टिंग से थोड़ी दूरी बनाए रखें। अब एक हल्का वजन अपने सामने हाथ की दूरी पर पकड़ें और कुछ गहरी सांसें अंदर बाहर लें। अगर दर्द हो तो फिर से एड्रेनल ब्रेथ स्ट्रैटेजी आजमाएं और देखें क्या लक्षण बदलते हैं। अगर आपका दर्द कम हो जाता है तो यह साबित होता है कि कोर स्थिरता बढ़ाना दर्द नियंत्रण में मददगार है। आपको साधारण कार्य करते समय इसी ब्रेसिंग रणनीति पर विचार करना चाहिए, जैसे जमीन से कूलर उठाना। अगर दर्द अभी भी है तो आपकी चोट बहुत भार सहन नहीं कर पा रही है और आपको फिलहाल लिफ्टिंग वर्कआउट स्थगित कर देना चाहिए और किसी से दैनिक कामों में मदद लेनी चाहिए जब तक आपकी पीठ ठीक न हो जाए। आखिर में, अगर छींकने या बिस्तर में करवट लेने पर दर्द होता है तो आप अस्थिरता समस्या से जूझ रहे हो सकते हैं। इस मामले में काउंटर पर धकेलने जैसी ब्रेसिंग रणनीतियां या बिस्तर में मुड़ते समय अपने पूरे शरीर को एक इकाई के रूप में घुमाना पीड़ादायक लघु आंदोलनों को रोकने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण उपाय है। इतनी अधिक गति के कारण इस स्थिति में कायरोप्रैक्टिक हेरफेर से भी बचना सही होगा। मैं इस बात पर जोर देता हूं कि जब आपको पीठ दर्द या किसी प्रकार की चोट हो तो इन परीक्षणों का कितना अत्यधिक महत्व है। इसी कारण से मैंने रीबिल्डिंग मिलो नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें शामिल है ये परीक्षण आपकी पीठ दर्द और सामान्य चोटों को ठीक करने में सहायक होंगे। वीडियो खत्म होने के बाद amazon.com पर जाकर मेरी किताब रीबिल्डिंग मिलो की एक प्रति जरूर लें। लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग हो सकता है अपने लक्षण कई श्रेणियों में पाएं। यह असामान्य नहीं है। ऐसी स्थिति में दिन भर रीढ़ सीधी रखने और कूल्हों को हिलाने की कोशिश करें ताकि लक्षण कम हो सकें। अगला कदम पीठ दर्द ठीक करने के लिए मैगिल बिग 3 रूटीन से रीढ़ की स्थिरता बढ़ाना है। संशोधित कर्ल अब पहला व्यायाम है। पीठ के बल लेटें, एक घुटना मोड़ें और दूसरा पैर जमीन पर रखें। पीठ को सहारा देने के लिए अपना एक हाथ नीचे रखें। अब उंगलियों को अपनी बगल में धीरे से दबाएं। आप पहले अपने एब्स को इस तरह से सक्रिय करेंगे कि आपकी उंगलियां बगल की ओर धकेली जाएं। सिर, गर्दन और कंधों को एक इकाई के रूप में धीरे से थोड़ा ऊपर उठाएं, 1 या 2 इंच तक। आपका रोटेशन का फोकस आपकी अपर बैक होगा, तो सिर्फ अपनी गर्दन को नहीं मोड़ें। इस मूवमेंट को करते समय आपको अपनी निचली पीठ को अपने हाथ में झपटाते हुए महसूस नहीं करना चाहिए। हाथों को दबाव सेंसर समझें और पीठ को हल्के आर्च के साथ तटस्थ स्थिति में रखें। स्थिति 10 सेकंड तक रखें। छोटे छोटे सांसें लेते रहें, फिर आराम से नीचे आ जाएं। साइड प्लैंक करें, ये कोर को मजबूत करेगा। इसे हाथों से भी कर सकते हैं। अपने घुटनों को अपने सामने मोड़कर अपने बगल लेट जाए।
अपने कूल्हों को उठाकर साइड प्लैंक की स्थिति में आ जाए। रीढ़ को तटस्थ रखें और 10 सेकंड के लिए इस स्थिति में रहें। कोर को टाइट रखें और निचले एब्स और ग्लूट्स में महसूस करें। पेल्विस को सीधा रखने में मदद करता है। 10 सेकंड बाद रीढ़ का मुड़ना रोकने के लिए कूल्हे झुकाएं। प्रगति के लिए पूरी साइड प्लैंक में जाएं और कोर ऑफ बगल के ग्लूट्स पर काम करने के लिए ऊपर की टांग भी उठा सकते हैं। मैकगिल बिग 3 रूटीन का अंतिम भाग बर्ड डॉग है। हाथों और घुटनों पर शुरू करें। पीठ को दर्द मुक्त रखें। अपने कोर को कसें और ध्यानपूर्वक विपरीत हाथ पैर को 1 इंच ऊपर उठाएं। रीढ़ को हिलाए बिना ध्यान से धीरे से हाथ और विपरीत पैर बढ़ाएं। ध्यान रखें कि पिछला पैर जमीन के पास रहे, क्योंकि ऊंचाई से रीढ़ हिल सकती है। हाथ की मुट्ठी बनाने से भी आपके शरीर की बेहतर सक्रियता में मदद मिल सकती है। अपने हाथ से फर्श को दूर धकेलने की सोचें, जिससे आपका धड़ स्थिरता से सपोर्ट होगा। 10 सेकंड तक छोटे छोटे सांस लें और छोड़ें, कोर को मजबूत रखते हुए। फिर पैरों को शुरुआती स्थिति में लाएं। आराम करें और दोहराएं। अगर यह कठिन है तो बेंच या कुर्सी पर बर्ड डॉग आजमाएं। अगर यह आसान है तो 10 सेकंड के लिए फैली हुई बाजू से चौकोर आकार बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग के तहत डॉक्टर स्टुअर्ट मैकगिल 10 सेकंड के लिए 5 से 6 रेप्स से शुरुआत करने की सिफारिश करते हैं। चुनौती बढ़ाने के लिए होल्ड का समय न बढ़ाएं, बल्कि घटते रिप स्कीम वाले पिरामिड में और रिप्स जोड़ें। अधिकांश मरीजों को मैं रोज मैकगिल बिग 3 करने की सलाह देता हूं, खासकर व्यायाम से पहले रीढ़ की स्थिरता सुधारने के लिए। एक और मुख्य स्थिरता व्यायाम जो मैं पीठ दर्द में सहायक देखता हूं, वह है ऑफसेट वॉक। पीवीसी पाइप या झाड़ू की लकड़ी पर 10 पाउंड की प्लेट जैसे हल्के वजन को अच्छे से लटकाएं। जितना हो सके सीधे खड़े रहें जब आप कुछ कदम पीछे और आगे बढ़ें। मैं अक्सर मरीजों को दूसरी तरफ जाने से पहले 3-4 राउंड कराता हूं। अनुसंधान बताता है कि पीठ दर्द वाले लोग अक्सर रीढ़ के जोड़ की स्थिति और गति को कम महसूस करते हैं। असल में वे नहीं बता सकते कि वे अच्छी या बुरी स्थिति में हैं। उछलता वजन एक अस्थिरता पैदा करता है, जो हमारी रीढ़ के पास की गहरी मांसपेशियों को सक्रिय करता है, जो कशेरुकी हड्डियों के छोटे बदलाव महसूस करती हैं। यह व्यायाम आपके शरीर की स्थिति और गति की जागरूकता, जिसे प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं, को बढ़ा सकता है। डॉक्टर एंड्रयू लॉक के मुताबिक, जिनसे मैंने यह सीखा, यह व्यायाम भीतर से एक मजबूत कवच बनाता है। पुनर्वास का अगला चरण शियाटिका लक्षणों वाले लोगों के लिए है। यदि आपकी दर्द आपके कूल्हों या यहाँ तक कि आपके पैरों तक फैलती है, तो इसे आजमाएं। सियाटिक नस की समस्या का पता लगाने के लिए टेस्ट बिस्तर के किनारे पर बैठकर और एक पैर को सामने की ओर सीधा करके शुरू होता है। दर्द रहित पक्ष से शुरू करें। अपने टखने को मोड़ें, उंगलियां पीछे की ओर खींचें और फिर सिर को धीरे से झुकाएं। दर्द वाले पक्ष पर यही करें। अगर इससे आपके लक्षण दोबारा आते हैं तो नस ग्लाइडिंग उपयोगी हो सकती है। सहारे के लिए हाथ पीछे कर सीधा बैठें। गर्दन नीचे झुकाएं और घुटना मोड़कर पैरों की उंगलियां नीचे करें। अब उल्टा करो, गर्दन बढ़ाओ, पैर बाहर फैलाओ और उंगलियों को पीछे खींचो। यह चक्र आराम से और धीरे धीरे होना चाहिए, लगभग 5 सेकंड तक। इससे कोई लक्षण नहीं होने चाहिए। 10 बार से शुरू करें। अगर इससे कोई लक्षण नहीं बढ़ते हैं तो इसे रोजाना कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सुबह उठते ही इसे न करें। पीठ दर्द पुनर्वास योजना में अगला चरण आपके कूल्हों का आकलन करना और उनकी गतिशीलता व ग्लूट सक्रियता को बहाल करना है। कड़े कूल्हे, खासकर एक तरफ, आपकी निचली पीठ पर असमान दबाव डालेंगे। गतिशीलता अभ्यासों से पहले मैं सबसे पहले आपको कुछ आसान 2 टेस्ट्स दिखाऊंगा, जिनसे आप यह समस्या देख सकते हैं। अगर आपका परिणाम सकारात्मक है तो मैं आपको घर पर एक्सरसाइज प्रोग्राम दूंगा। तंग क्षेत्रों को गति में लाकर और शरीर में संतुलन बहाल करके निचले हिस्से का भार कम करना। पहला है फाबर टेस्ट, जो बाहरी घुमाव और विस्तार की परख करता है। पीठ के बल लेटें और एक पैर विपरीत घुटने पर रखें। फिर पैर को आराम से गिरने दें, जितना जमीन तक हो सके। सुनिश्चित करें कि आपकी श्रोणी सीधी हो। कूल्हों का घुमाव परिणाम बिगाड़ सकता है। अगर एक तरफ गति का दायरा कम है तो यह सकारात्मक परीक्षण दर्शाता है। दूसरे टेस्ट में हम हिप इंटरनल रोटेशन देखेंगे। दोस्त के साथ करें ताकि आप आराम से रहें और वह जांच सके कि आप कितना घुमा सकते हैं। अगर आप अकेले हैं तो टेबल या बिस्तर के किनारे बैठें और एक पैर को बाहर की ओर खुद को संभालकर घुमाएं, बिना श्रोणी या धड़ को हिलाए।
अगर एक तरफ की गति कम है तो यह सकारात्मक परीक्षण का संकेत है। अब परीक्षण हो चुके हैं तो व्यक्तिगत गतिशीलता पुनर्वास शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम एक्सरसाइज में जाएं, अगर टेस्ट में कोई बाधा नहीं मिली तो आप अगले सेक्शन पर जाएं। अगर कोई खिंचाव मिला है तो उसमें थोड़ा ध्यान दें। अगर फेबर टेस्ट में लिमिटेड हैं तो केटलबेल वेट शिफ्ट आजमाएं। घुटने के बल बैठें, सीमित हिप ऊपर हो, फिर ग्लूट को निचोड़कर हिप खोलें और तब तक शिफ्ट करें जब तक ग्रोइन स्ट्रेच ना हो। 5 सेकंड होल्ड के लिए 5 बार करें। अगर हिप इंटरनल रोटेशन सीमित है तो असिस्टेड हिप एयरप्लेन आजमाएं। पकड़ने के लिए कुछ लें और सिंगल लेग आरडीएल स्थिति में आएं। श्रोणि को तब तक नीचे करें जब तक कूल्हे और ग्लूट्स में खिंचाव न हो। 5 रिप्स के लिए 5 सेकंड तक इसे रोक कर रखें। अगर आपका हिप रोटेशन सीमित है और घुटना छाती की ओर खींचते वक्त दर्द भी होता है तो बैंडेड जॉइंट मोबिलाइजेशन की कोशिश जरूर करें। मॉन्स्टर बैंड लूप को कूल्हे पर रखें और लंज स्थिति में आ जाएं। बेंच पकड़कर बैंड पर पर्याप्त तनाव बनाए रखें बिना गिरने के। गहरी सांस बाहर छोड़ें और कूल्हे को आराम दें। साथ ही घुटने को शरीर के पार धकेलें ताकि कूल्हे की आंतरिक रोटेशन बढ़े। उसी समय छाती को जमीन की ओर झुकाएं। बैंड पर पर्याप्त खिंचाव हो तो कूल्हे की चुटकी नहीं लगेगी। हिप खोलें और ग्लूट्स को दबाकर 3 सेकंड रुकें, फिर रीसेट करें। 4 बार दोहराएं। संतुलित हिप गतिशीलता के बाद हमें ग्लूट्स की सक्रियता पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि पीठ दर्द उन्हें ठीक से काम नहीं करने देता। ग्लूट ब्रिज इसे पाने का बढ़िया पहला कदम है। पीठ के बल लेटें, घुटने मोड़ें, पैरों को जमीन पर दबाएं और बिना पीठ को मोड़े धीरे धीरे कूल्हे ऊपर उठाएं। ऊपर की स्थिति में पहुंचकर 5 सेकंड के लिए ग्लूट्स दबाएं। यदि इस दौरान दर्द हो तो पहले अपनी कोहनियों को जमीन या दीवार में मजबूती से धकेलें, फिर धीरे धीरे कूल्हे उठाएं। ये सुझाव कोर की मजबूती बढ़ाते हैं और गति कूल्हों से लाते हैं। अब आप ग्लूट्स की मेहनत महसूस करेंगे। अगर हैमस्ट्रिंग में ऐंठन हो तो एडी की बजाय उंगलियों से जोर लगाएं। ऐसा करने से हैमस्ट्रिंग रिलीज होगी और लोग ग्लूट्स बेहतर महसूस करेंगे। अगला कदम है स्क्वाट्स करते हुए यह सीखना कि कूल्हे कैसे हिलाएं। ऐसे शुरू करें। अपनी उंगलियों को पेट में धकेलकर सही पकड़ बनाएं। अपने पेट को ऐसे सक्रिय करें कि उंगलियां साइड में जाएं। पैर जमीन पर मजबूती से टिका रखें और कूल्हे हल्के साइड में खोलें। सबसे पहले कूल्हों को पीछे धकेलें, फिर छाती को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं और फिर स्क्वाट कीजिए। दर्द के बिना जितना गहरा जा सकते हैं उतना ही जाएं। शुरुआत में कुर्सी या बॉक्स तक जाने जैसा हो सकता है, पर लक्ष्य कोर को स्थिर रखकर रीढ़ की गति सीमित करना है। हर दिन 10 से 20 बार शुरू करें। अगर ये कुछ बार के बाद आसान और बिना दर्द के हो तो थोड़ा वजन बढ़ा सकते हैं, लेकिन तकनीक सही और दर्द रहित होनी चाहिए। फिर अधिक वजन जोड़ें। डॉक्टर स्टुअर्ट मैकगिल से सीखा आखिरी कदम जो पीठ दर्द में मदद करता है वो है अंतराल चलने का कार्यक्रम शुरू करना। एक सिफारिश है कि दिन में 2 से 3 बार 10 से 15 मिनट टहलें। अगर लंबी दूरी पर दर्द होता है तो जितना चल सकें उतना चलें और फिर ब्रेक लें। उदाहरण के लिए, यदि आप केवल 5 मिनट चलने पर ही दर्द महसूस करते हैं तो हर घंटे 3 मिनट चलने की कोशिश करें। आप यह देखेंगे कि आप बिना किसी दर्द के और भी आगे चल सकते हैं। तेज चलना और हाथों को स्विंग करना सुनिश्चित करें ताकि इस कार्यक्रम से अधिक लाभ मिले।